गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डू फ्लाई जेई नीट। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो है मैग्नेटिज्म का पूरा सीरीज, उसके साथ अभी जो कंटिन्यूएशन में है ईएमआई और एसी। तो आप अगर क्लास 12th में हैं तो चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। तो ईएमआई और एसी की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लें कि अगर आपके पास एक लूप रखी है, ये लूप रखी है और मैग्नेटिक फील्ड अगर बी इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है? बी इंक्रीज हो रहा है इसके अंदर। तो देखा ये गया कि इसमें एक जो है करंट फ्लो होने लगी। इसमें एक, चूंकि बी जो है क्या है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। बी इज इंक्रीजिंग इनसाइड। अगर इनसाइड है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पहले इंड्यूस्ड करंट आए, पहले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्या करेगी, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ चलती है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जब हम बात कर रहे थे करंट, अगर सपोज आई बढ़ रही है यहाँ पे, अगर जब तक इसको वेलोसिटी न दी जाए, मतलब कि यहाँ पे जो b की जो वैल्यू है, ये तो i बढ़ने से, i के बढ़ने से b तो बढ़ गया। क्योंकि b का चेंज होना ही इंड्यूस्ड करंट को जन्म देता है या इंड्यूस्ड करंट को पैदा करता है। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो चार्ज एट रेस्ट b उसको बढ़ा नहीं सकता, मतलब इसके साथ एक और फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो आपने पहले से पढ़े हो, ये अलग तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है। बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे बी बढ़ रहा है, इसका मतलब कि इस पे एक फोर्स लगेगा Q इंटू ई। अगर ये पॉजिट्रॉन है तो चार्ज की जो वैल्यू होगी, फोर्स की जो वैल्यू लगेगी Q इंटू ई। तो अगर ये यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा क्यू ई इस साइड, यहाँ पे फोर्स Q इंटू ई नॉट लिख लेते हैं ताकि आपको कुछ तो अंतर आए समझ में। अच्छा, ये ई वो वाला नहीं है जो पहले पढ़े हो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये एक अलग तरीके की फील्ड है। तो Q इंटू ई नॉट, बेसिकली जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप, ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए क्लोज्ड लूप। इट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक। ये कंजर्वेटिव नेचर का नहीं होता, हमेशा सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन में एग्जिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे ये देखा गया कि अगर मान लें कि एग्जाम्पल से और बात करें कि सपोज लिखते चलें, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप पॉज करके वीडियो लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से बात करूं तो मान लिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऐसे थी और ये इंक्रीज हो रही समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। B इक्वल टू बी नॉट टी स्क्वायर। समय बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। तो देखा ये गया कि इस पे एक चार्ज रखा था यहाँ से r रेडियस पे, इस चार्ज पे फोर्स लगा कितना? Q इंटू ई। यहाँ पे रखा गया तो यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ पे रखा गया तो यहाँ पे। कहने का मतलब कि इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन ये होगी, ये इंक्रीज करेगा। कहीं पे भी अगर रखा जाए सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक रीजन, या इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन ए क्लोज लूप। अगर क्लोज लूप में है तो आप जानते हो कि जो इसकी
ईएमएफ होता है ई बराबर आपने पढ़ा है ई इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर, या ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी वी। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास है, या इसी को आपने अगर गॉस लॉ, कौन सा लॉ, गॉस लॉ, जो ओल्ड, ये बी तो अंदर है, अगर हम ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपान एप्साइलन जीरो। आपने ई डॉट डी ए पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर यहाँ पे देखें, डी ए इज दी, ये जो सरफेस एरिया ऑफ द लूप, ठीक, चूँकि आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, तो ई और डी एस, जो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ओल्ड वाला है, ओल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि आपने पढ़ा ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपान एप्साइलन जीरो। ऑलराइट, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हम इसकी बात करें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन सी, ई नॉट की बात करें, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी ए वेक्टर ई इंटू ई डॉट डी एल इज नथिंग बट ई एम एफ इंड्यूस्ड। ये वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है जो नई, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मान लें कि आर रेडियस पे, यहाँ से आर दूरी पे है, तो देखो ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ के बीच का हमेशा एंगल क्या है, जीरो। यहाँ पे आए तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे आए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डी एल इधर, यहाँ पे आए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डी एल इधर, तो हमेशा ई और डी एल के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट उनका क्या होगा, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो हम एक बात लिख सकते हैं, ई नॉट इंटू 2 पाई आर इज नथिंग बट ई एम एफ इंड्यूस्ड, दैट इज डी फाई बाई डी टी। आप जानते हो डी फाई बाई डी टी, टोटल रेट ऑफ फ्लक्स चेंज, टोटल रेट ऑफ, इसका अगर मॉडुलस की बात करें, क्योंकि निगेटिव साइन आता है तो निगेटिव से मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, मतलब मॉड डी फाई बाई डी टी, अब आप इससे ई नॉट निकाल सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर डी फाई बाई डी टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब इसी से सारे हम जो है बात करने वाले हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। वैल्यू क्या आ रही है, ई नॉट बराबर 1/2 पाई आर डी फाई बाई डी टी। अब मान लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें समझते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई करेंगे। ई डॉट डी एल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 1, मान लें कि एक लूप है, क्या है, लूप, इस लूप के अंदर एक लूप रखा है ऐसे, और इसकी जो वैल्यू दिया है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड, ये इसमें करंट ऐसे बह रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बाहर, अगर मान लो करंट इस तरीके से बह रही है, ऐसे करंट बह रही है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह इनसाइड है, हर जगह इनसाइड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बी की जो वैल्यू दिया, मान लो कि बी नॉट टी स्क्वायर दिया, बी नॉट टी स्क्वायर समय का फंक्शन है। अब इसकी रेडियस दिया है कैपिटल आर, इसकी रेडियस छोटा आर, ऑलराइट। और यहाँ पे हमें बता दिया कि जो आर है इट इज़ मच ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू छोटा आर, मतलब हम यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं किसी एक समय पे, चूँकि मुझे पता है एक टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है। अब मुझे इस वाली लूप में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सेकेंड वाली लूप में, तो इसको अंदर तो होगा, अगर हम आर दूरी पे जाके ये वाला अगर लूप की बात करें
तो आप जानते हो इंटीग्रल ऑफ ई नॉट इंटू डी एल वेक्टर इज नथिंग बट फाई ईएमएफ इंड्यूस्ड डी फाई बाई डी टी, क्या डी फाई बाई डी टी। अब हमें क्या चाहिए, ई नॉट, यहाँ पे एम्पीरियन लूप जो हमने काटा है, कौन सा एम्पीरियन लूप बोलते हैं, एम्पीरियन लूप, जो हमने एम्पीरियन लूप काटा ई नॉट इंटू जितनी दूरी में है ये, तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास, ई नॉट इंटू 2πr, ई नॉट इंटू 2πr। अब ये किसके बराबर वैल्यू है, डी बाई डी टी ऑफ बी, फाई इज नथिंग बट बी इंटू ए। अब ये एरिया किसका लिया जाएगा, एरिया ऑफ दिस क्लोज लूप। अगर मान लें कि हमें यहाँ तक पूछ रहा है तो बी नॉट, बी की जगह क्या लिख देंगे, बी नॉट टी स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ दिस लूप पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस लूप पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें पाई आर स्क्वायर ये कांस्टेंट है, बी नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, बी नॉट पाई आर स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये बराबर किसके, ई नॉट इंटू 2πr। तो देखिए पाई कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या चाहिए था, ई नॉट चाहिए, टी स्क्वायर का 2t हो गया, तो वैल्यू क्या आ गया, बी नॉट इंटू आर 2t। तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं, ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, बी नॉट, अच्छा ये 2 भी कैंसिल हो गया, बी नॉट आर इंटू टी। आपके पास ये जो वैल्यू आया, ये आपके पास जो वैल्यू आया, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये इट इज ई नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब रेडियस के साथ बढ़ रही है, यहाँ पे रेडियस के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि शुरू में y इज इक्वल टू, अगर मान लें आपको ई नॉट और रेडियस इसका दूरी के साथ ग्राफ बनाना है, तो शुरू में इट इज़ फॉलो दी बी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हो ना, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। लेकिन जब r इक्वल टू कैपिटल R आ जाएगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, एट r इक्वल टू कैपिटल R पे। समझ में आ रहा है ना, r इक्वल टू कैपिटल R पे ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर हम मान लें कि कोई ऐसा लूप काटा होता जो यहाँ पे होता, चूँकि मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेट अस सपोज यहीं तक है, मैं यहाँ तक एम्पीरियन लूप काटा हूँ, मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो कैसे निकालूंगा, तो मुझे पता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वही ई नॉट इंटू ये वैल्यू कितनी 2πr, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा आपने, जो एम्पीरियन लूप आपने काटा है, ये तो ठीक है, r दूरी है, अब तो आपने लिख दिया 2πr इंटू इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी नॉट। चूँकि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है सिर्फ इस वाली रेडियस तक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहीं नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ अंदर वाले में प्रेजेंट है, इस वाले रीजन में। तो हम क्या लिखेंगे, बी नॉट टी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा ई नॉट इंटू 2πr, यहाँ से पाई आर स्क्वायर बी नॉट इंटू 2t, ये आ गया आपके पास इंटू 2t। तो यहाँ पे आप देखें, एक तो पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, तो ई नॉट की वैल्यू किसके फॉर्मेट में आ रही है, बी नॉट आर स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई ये स्मॉल आर। कहने का मतलब रेडियस के साथ अब कैसा रिलेशन हो गया, दूरी के साथ इन्वर्स का रिलेशन हो गया। मतलब अब क्या होगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अब डिक्रीज होगी।
it follow the E not directly proportional to R, like this one, and at this point E naught इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये अंतर होता है। तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आपके पास, मतलब ये तो वो वाली फील्ड है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक तो साथ साथ चलती ही चलती हैं, इसके साथ एक और जो अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको बोला हमने ना, क्या नाम दिया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका इस तरीके से E.dl की वैल्यू लगा करके, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा करके हम वैल्यू निकालते हैं E नॉट की। किसकी? E नॉट की। अब हम बात करने वाले हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया, अब बात करने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। सेल्फ इंडक्टेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आता भी है, नीट में भी है, जेई में भी है। हेडिंग लिखें सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, ये सेल्फ इंडक्टेंस कैसे होता है, क्यों निकालते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस हम समझते हैं। ये यूं कहें थर्ड एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इसको बोलते हैं थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट, जैसा कि आपने दो एलिमेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कौन कौन सा? एक तो रजिस्टर पढ़ा है आपने, एक तो कैपेसिटर पढ़ा जिसका नोटेशन ये है, और तीसरा आज पढ़ने चल रहे हो जिसका नाम है इंडक्टर। इसका रिप्रेजेंटेशन ये है, इसको L बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, V = IR। I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। R बराबर V/I। क्या रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज डिफरेंस? आप ही बताना, क्या रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन वोल्टेज डिफरेंस? नो। क्या रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन करंट? नो। तो रजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है? आपने पढ़ा होगा ρL/A। रो इज कॉल्ड एज रजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल, एंड L इज द लेंथ ऑफ द इंडक्टर, एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। अब आपने इसको रजिस्टिविटी पढ़ा होगा 2mL/NE²τA। बेसिकली ये जो वैल्यू आती है ना, इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। 2m/NE² की जो वैल्यू होती है वो रजिस्टिविटी, तो ρL/A आती है। क्या रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द वायर? यस। क्या रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर? यस। क्या रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल? यस। मतलब इट इज अ मटीरियल प्रॉपर्टी, इट इज मटीरियल प्रॉपर्टी, इट इज मटीरियल प्रॉपर्टीज। इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। अब हम बात कर रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस न तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है न तो करंट पे, ये डिपेंड करता है लेंथ का, जो कंडक्टर है उसकी लेंथ क्या है, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वो किस मेटल का बना है, ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कैपेसिटर्स की। किसकी? कैपेसिटर्स की। आपने पढ़ा है Q = CV, तो C बराबर Q/V। क्या कैपेसिटेंस अक्रॉस द पैरेलल प्लेट डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑफ द कंडक्टर? चार्ज ऑफ द पैरेलल प्लेट? नहीं। क्या कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज डिफरेंस? नो। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ε0 A/D। आपने पढ़ा होगा, ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। अब हम कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करता है?
कि एरिया ऑफ द प्लेट क्या है, उसके बीच की सेपरेशन क्या है, इन सब सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके बीच डाइलेक्ट्रिक कौन सा भरा गया, मतलब कि जो कैपेसिटर है ना, कैपेसिटेंस है, वो चार्ज पे नहीं डिपेंड करता, ना तो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। किस बात पे डिपेंड करता है कि एरिया क्या है उसका सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स क्या है, वो कौन सा मटेरियल उसमें भरा गया है, इन सब बातों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। वैसे आज हम तीसरा एलिमेंट पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है इंडक्टर। क्या नाम है? इंडक्टेंस, या इंडक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टर। बेसिकली जो टोटल फ्लक्स है फाई टी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसमें करंट कितना बह रही है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दिस सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन टोटल फ्लक्स डिपेंड्स ऑन हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दिस सोलेनॉइड। इसका मतलब क्या है कि फाई टी इक्वल टू एल आई। एल को बोलते हैं इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल सोलेनॉइड, एल को बोलते हैं इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तो एल की वैल्यू क्या हो गई? फाई टी बाई आई। क्या अब हम यहाँ पे आपसे अगर एक शब्दों में पूछें, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन टोटल फ्लक्स? नो। क्या इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन करंट? नो। फिर भाई किस बात पे डिपेंड करता है? अगर सर ये न तो फाई टी डिपेंड करता है ना आई पे, तो किन बातों पे डिपेंड करता है? तो अब हम बात करते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू आपने पढ़ा डी फाई बाई डी टी, तो फाई की जगह फाई टी हो गया, फाई की जगह क्या हो गया? फाई टी। अब हमें इसको कैसे निकालें कि ये जो ईएमएफ है, अच्छा फाई टी की जगह हम एल आई लिख सकते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ फाई टी की जगह है एल आई, ये बराबर किसके? ईएमएफ के। या ईएमएफ बराबर पढ़ा गया, अगर हम विद मैग्नीट्यूड बात करें, एल डी आई बाई डी टी, मतलब कि जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन दी कॉइल, अगर यहाँ पे करंट या तो बढ़ रहा है, करंट बढ़े, और या तो करंट घटे, मतलब डी आई बाई डी टी की वैल्यू अगर बढ़ रही है या घट रही है, तभी इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। क्या आता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो क्या, किस बात डिपेंड करती है? एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। तो ये बात याद रख लेंगे, अभी हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब ओवरऑल क्या है? कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि जैसे कैपेसिटेंस की बात कर लिए, रजिस्टर की बात कर लिए, आज वैसे ही बात करने चल रहे हैं इंडक्टर की। किसकी? इंडक्टर की। तो अब हम बात करने चल रहे हैं पूरा डिटेल में इंडक्टर की, कि इंडक्टेंस कैसे आता है। मान लें कि ये हमारे पास लूप है, दिस लूप इज रैप्ड ओवर अ इंसुलेटिंग सिलेंडर। जैसा कि आपको पता है कि इंसुलेटिंग सिलेंडर पे इस पे रैप्ड है, इसमें करंट इस तरीके से बह रहा है, ठीक, करंट आई बह रहा है, और करंट की जो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो एन है। कितने हैं? एन। तो मुझे पता चल गया कि जो फाई टी है इट डिपेंड्स ऑन एल आई। तो हम एल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा? फाई टी बाई आई। अब फाई टी क्या है? टोटल फ्लक्स। फाई टी क्या है? टोटल फ्लक्स इन सोलेनॉइड, टोटल फ्लक्स इन सोलेनॉइड। अब ये टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि फ्लक्स डिपेंड्स ऑन बी डॉट डी ए वेक्टर, मतलब एल की वैल्यू क्या है? बी इंटू एरिया वेक्टर डिवाइडेड बाई आई। अब बी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड आपको पता होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ एंड गोज टू नॉर्थ, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। म्यू नॉट एन आई, बी की वैल्यू आपको याद होगा म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। स्मॉल एन को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे एन की जो वैल्यू है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
तो आपको पता चल गया कि ये B है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। एक लेंथ मतलब अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, अगर यहाँ पे ऐसे माने कि B म्यू नॉट Ni जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है इन दी सोलेनॉइड। अभी मुझे इसका एरिया लिखना है, ये तो B आ गया। अगर B आ गया तो आपको एरिया ऑफ वन लूप लिखना है। एरिया ऑफ वन लूप अगर मान लो कि रेडियस इसकी सपोज यहाँ से ये रेडियस r है, रेडियस ऑफ द कॉइल पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये तो एक टर्न का एरिया है, दिस इज सिंगल टर्न एरिया, मल्टीप्लाइड बाई टोटल फ्लक्स चाहिए तो टोटल एरिया लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई, ये तो एक एरिया है, डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न। ठीक, अब टोटल नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालोगे, n बराबर क्या है, कैपिटल N इंटू एल, तो NL लिख सकते हैं, N इंटू एल। अब अगर यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को देखें और रीअरेंज करें तो आपको L की वैल्यू दिखेगी क्या, म्यू नॉट N स्क्वायर I इंटू पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट I पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अगर यहाँ पे चीज़ों को रीअरेंज करें तो आपको दिख रहा है कि जो L की वैल्यू है, जो L की वैल्यू हमारे पास आ रही है, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टेंस, क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस की जो वैल्यू है L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर I इंटू एरिया इंटू लेंथ, एरिया आपको पता है एक, मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड L है, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम, क्या बोल दें, वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड, वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। ये जो वैल्यू है वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड, कहने का मतलब क्या है, जो आपने इंडक्टेंस L की वैल्यू कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू क्या आ रही है, म्यू नॉट N स्क्वायर I इंटू वॉल्यूम, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्या इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यस। क्या इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन करंट इन द कंडक्टर, करंट इन द सोलेनॉइड, यस। क्या इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड, यस। क्या इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल इन विच सोलेनॉइड इज प्लेस्ड, यस। कहने का मतलब क्या है कि इंडक्टेंस जो है, इंडक्टेंस इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी, इसे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इंडक्टेंस। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आपने लिखा, ये टोटल फ्लक्स आया, B इंटू एफ फाई टी बराबर, आपने ये सारी चीज़ें किसके लिए सॉरी लिखे, यहाँ पे वैल्यू लिखे फाई टी आपने निकाला है, क्या निकाला है, फाई टी। L बराबर आपने पढ़ा फाई टी बाई आई, तो आई तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब म्यू नॉट N स्क्वायर I इंटू वॉल्यूम जो था डिवाइडेड बाई आई कर दिया तो आई तो कैंसिल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो L की फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई, म्यू नॉट N स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड, ये आया। इसका मतलब क्या, इंडक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यस। क्या इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड, यस। क्या इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल इन विच इट इज प्लेस्ड, यस। मतलब टोटली जो है ये ऐसे माने कि जो इंडक्टर है ना, जैसे आपने बात करें रजिस्टर की, पढ़ते भले हैं V इक्वल टू आई आर, लेकिन R डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करेंट। R जो होता है रेजिस्टेंस, वो डिपेंड करता है मटेरियल प्रॉपर्टी, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे। वैसे यहाँ पे भी बात कर रहे हैं इंडक्टेंस की। इंडक्टेंस भले पढ़ते हैं कि इंडक्टेंस जो होता है L बराबर डी फाई बाई डी टी, टोटल फ्लक्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता नहीं। इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड, इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द
द मीडियम इन विच सोलेनॉइड इज प्लेस्ड। तो ये दोनों में तीसरा एलिमेंट आज आपने पढ़ा, थर्ड एलिमेंट। अब इस पे क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। एक्चुअली जो इंडक्टर होता है ना, जो इंडक्टर होता है वो कैसे काम करता है वो देखते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। मान लें कि आपके पास ये एक इंडक्टर है, दिस इज इंडक्टर। आपने पढ़ लिया कि ये जो इंडक्टर है इसकी रेडियस आर है, सब कुछ है, करंट आई बह रहा है। अगर आई बढ़ा, अगर आई इसमें बढ़ा, मान लें कि करंट सपोज आई बह रहा था और डी आई बाई डी टी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर ये बढ़ा तो इसका मतलब क्या है कि सर अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड जो है इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ इंक्रीज हो रही थी, बी इंक्रीजेज इन दिस साइड। अगर बी इंक्रीज हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऐसी होनी चाहिए जो इस कारण का अपोज करे, मतलब जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, अब इंड्यूस्ड करंट ऐसी बहेगी। अगर इंड्यूस्ड करंट ऐसी बहेगी तो इसको जब बैटरी ट्रीट किया जाए और इस बैटरी का जो ईएमएफ होगा वो वैल्यू क्या लिखी जाएगी, एल डी आई बाई डी टी। ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर इंडक्टर में जो है डी आई बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है तो इस तरीके से यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं। इंडक्टर एक्ट एज अ लोड। अगर यहाँ पे देखें जो ये बैटरी आपने सेटअप किया, इट एक्ट एज अ लोड। अगर यहाँ पे इस तरीके से है लोड, और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो इंडक्टर है आप जानते हो कि अगर आपके पास सपोज बैटरी है और बैटरी से करंट आई, करंट बैटरी से चार्ज सपोज करंट आई निकल रहा है, वोल्टेज भी है, तो यहाँ पे बैटरी क्या कर रही है, पावर लॉस कर रही है, पावर गेन कर रही है। बैटरी लॉस कर रही है, P इक्वल टू वी आई, ये लॉस कर रही है। लेकिन अगर क्या हो रहा है, अगर बैटरी इस तरीके से है, इस तरीके से, और इसमें करंट ऐसे आई बह रहा है, तो यहाँ पे बैटरी क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। बैटरी क्या हो रही है, इट गेट्स चार्ज्ड। ठीक, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। चूंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट हम देखते हैं, तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो रहा है, ये इधर से, इससे पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इंडक्टर एज ए एक्ट एज अ लोड। चलते हैं क्वेश्चन से लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सपोज मान लें कि जे इस तरीके से एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, ये इंडक्टर है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। छोटा छोटा पहले बात करेंगे। मान लेते हैं 10 एम्पियर की करंट बह रही थी, ये 20 वोल्ट है, ये 5 ओम है। डी आई बाई डी टी इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट बढ़ रहा है कितने से, 0.1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। और इस इंडक्टेंस की वैल्यू, जो इंडक्टेंस होता है उसके बारे में आपने क्या पढ़ा, फाई टी बाई आई पढ़ा है। इंडक्टेंस, इसकी जो यूनिट होती है हेनरी होती, क्या होती है, हेनरी, या इसको बोलते हैं वेबर पर एम्पियर। वेबर पर एम्पियर, ये दोनों बेसिक यूनिट हैं, तो आप नोट डाउन कर लें, बेसिक यूनिट ऑफ इंडक्टर। अब मुझे बात समझ में आ गई कि यहाँ से यहाँ पे पूछा वी ए माइनस वी बी बताओ, क्या पूछा मुझसे, वी ए माइनस वी बी बताओ। तो मैं यहाँ से चलना चालू करूँगा, वहाँ तक जाऊँगा। जो साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ उसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करिएगा, कोई अपना लॉजिक मत लगाइए। सिर्फ एक सिंगल साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ, वही साइन कन्वेंशन फॉलो करना है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़ी वाली डंडी को पॉजिटिव, छोटी वाली डंडी को निगेटिव। फर्स्ट करंट की डायरेक्शन पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, इसमें भी करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ए से बी चलो, पहले चलना सिखाएंगे फिर दौड़ना सिखाएंगे। तो यहाँ से हम चलना चालू कर रहे हैं, वी ए लिख दिया। फिर ये अमीर है, पॉजिटिव है, और ये वाला माइनस वाला क्या है, गरीब है। माइनस वाला क्या है, गरीब। तो अमीर से गरीब,
-20, ये भी अमीर से गरीब हुआ माइनस। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप चूंकि रजिस्टर है तो आई आर, वोल्टेज ड्रॉप क्या पड़ा है, आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू आपके पास 10 इंटू आर की वैल्यू 5 ओम। इसके लिए क्या पढ़ा, अमीर से गरीब माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद रखें ये चीज़, एल डी आई बाई डी टी। अगर डी आई बाई डी टी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने रेट से, 0.1। तो हम बात करेंगे एल की वैल्यू मान लें 5 हेनरी दिया है। क्या दिया है, 5 हेनरी। ये बराबर किसके, वी बी, बी पॉइंट पे पहुंच गए। अब हमें क्या चाहिए, वी ए -20 प्लस -50 माइनस एल की वैल्यू 5, डी आई बाई डी टी 0.1। ये पॉजिटिव के साथ रखेंगे, डी आई बाई डी टी चूँकि इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव के साथ बराबर वी बी। हमें क्या पूछा था, वी ए माइनस वी बी बराबर, इसको इधर कर दें, +20 + 50 -5 -0.5। तो ये वैल्यू कितनी, 69.5 वोल्ट आ गया। ये इसके बीच का डिफरेंस हुआ। तो इसको इस तरीके से यूज करेंगे कि अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बात करें कि मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में ये पॉइंट ए दिया, फिर इंडक्टर लगा दिया, फिर बैटरी लगा दिया, फिर रजिस्टर लगा दिया, फिर इंडक्टर लगा दिया, फिर बैटरी लगा दिया। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए। ठीक, इंडक्टर इसकी वैल्यू मान लो 10 हेनरी, ये 20 वोल्ट की बैटरी, 20 ओम का रजिस्टर, 5 हेनरी, 10 वोल्ट की बैटरी, करंट चल रहा है यहाँ से 2 एम्पियर। इसमें डी आई बाई डी टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसमें भी मान ले डी आई बाई डी टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है सेम रेट से। हो सकता है रेट अलग अलग हो, 0.2। ठीक, एम्पियर पर सेकेंड, एम्पियर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो इस तरीके से हमें ए और बी के बीच चीज़ें देखनी है। अब इस पॉइंट से चलते हैं, कहाँ से 2 एम्पियर की आई चली, तो यहाँ से लिखना चालू करिए। पहला देखो, फर्स्ट पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन ऐसे ही है ना, तो फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव। करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। करंट डायरेक्शन पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। बड़ा डंडा पॉजिटिव, छोटा डंडा नेगेटिव। पूरा मार्क कर लिए सर्किट में। अब चलना चालू करो, यहाँ से ए से बी चलना चालू करो। तो वी ए लिख दिया, यहाँ पे अमीर से गरीब माइनस इंडक्टेंस, इंडक्टर मतलब एल डी आई बाई डी टी। एल की वैल्यू लिख दो 10, डी आई बाई डी टी 0.2 पॉजिटिव। ये चूंकि डिक्रीज हो रहा है तो हम माइनस के साथ लिखेंगे यहाँ पे -0.2। ये गलती मत करिए, चूंकि यहाँ दिया है डिक्रीज हो रहा है, -0.2। आगे बढ़िए, अमीर से गरीब, अमीर से गरीब -20। ये अमीर से गरीब -20 इंटू करेंट की वैल्यू 2 आई आर, वोल्टेज मतलब आई आर। यहाँ पहुँचे अमीर से गरीब माइनस, एल की वैल्यू 5, डी आई बाई डी टी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी माइनस के साथ -0.2। ठीक, ये बराबर किसके, वी बी के। अब आपको सिंपल वी ए माइनस वी बी चाहिए था, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसकी वैल्यू 2 आई। इधर +2 तो उधर गया तो -2 आ गया। ठीक, ये माइनस है तो उधर गया +20, ये माइनस है तो उधर गया +40, ये प्लस है ना, यहाँ पे एक प्लस है तो उधर गया -1। तो यहाँ आप देखें 60 -3 तो 57, कितना 57 वोल्ट। तो इस तरीके से आप इंडक्टर के सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस में भी आए हुए हैं, तो ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। तो इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दी सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉब्लम ऐसे ही होती हैं। अब उसमें कई बार पूछता है कि ग्रोथ और डीके दोनों चीज़ें पूछता है कि इंडक्टर क्या हो रहा है कि समय के साथ क्या हो रहा है। अगर ऐसे बात करें कि इंडक्टर चार्ज भी हो रहा है, डी आई बाई डी टी बढ़ रहा है, तो उसमें भी एक चीज़ निकाली जाती है एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर। तो वो भी लिख लें, राइट इट डाउन।
एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर। अब अपन बात करने वाले हैं एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर कि ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। चूँकि ये क्या हो रहा है, करंट बढ़ रही है, इंडक्टर है, इंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस तरीके से, ठीक, ये एक तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला निगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगा बाय इंडक्टर वो वैल्यू क्या आती है, पावर क्या होती है, पावर इक्वल टू वी इंटू आई होती ना। पावर बराबर क्या पढ़ा आपने, वी इंटू आई। तो वी की वैल्यू क्या, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। ऑलराइट, अब आपके पास एनर्जी क्या होती है, आपने पढ़ा है पावर बराबर एनर्जी पर यूनिट टाइम, डी टी टाइम एनर्जी क्या हो गई, पी इंटू डी टी। तो पावर इंटू डी टी, ये आपके पास देखिए डी टी कैंसिल आउट, तो जो एनर्जी की वैल्यू आई वो वैल्यू क्या आई, एनर्जी इन डी टी टाइम एल इंटू आई डी आई, एल डी आई। अब ये आई डी आई क्या है कि अगर मान लें कि एनर्जी जो कंज्यूम हो रही है 0 से t समय में, 0 टू ई मैक्सिमम एनर्जी ई आ रही है और ये 0 से आई हो जा रही, करंट बढ़ रही है, एनर्जी कंज्यूम करेगी तो करंट बढ़ेगी, एनर्जी कंज्यूम करेगी तो करंट बढ़ेगी। अब ये जो करंट बढ़ रही है वो कितना एनर्जी कंज्यूम करके कितना एनर्जी स्टोर कर रही है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एल तो यहाँ बाहर, आई डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, आई स्क्वायर बाई टू, तो 1/2 एल आई स्क्वायर या हाफ एल आई स्क्वायर। ये आपके पास टोटल एनर्जी आई इंडक्टर के केस में हाफ एल आई स्क्वायर। चूँकि इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है इसको तुरंत जो है बढ़ना पसंद नहीं है, तो करंट का ग्रोथ पे भी चर्चा करेंगे, करंट कैसे इंक्रीज होती है इंडक्टर में, कैसे डिक्रीज होती है, लेकिन जो एनर्जी स्टोर्ड होगी मैक्सिमम वो कितना होगी, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। अब आपने एल के बारे में जो पढ़ा है, एल के बारे में जो पढ़ा है आपने क्या एनर्जी पढ़ लिया, हाफ एल आई स्क्वायर। तो आपने एनर्जी पढ़ा U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, वेयर एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड। तो फॉर सोलेनॉइड के केस में 1/2। अब आपने पढ़ा है एल की वैल्यू फॉर सोलेनॉइड, याद होगा आपको, अभी पढ़ाया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड, ये पढ़ा था, ठीक, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड। तो म्यू नॉट एन था, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड इंटू आई स्क्वायर, ये आपके पास आया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, म्यू नॉट से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, देखो 1/2 म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक, इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये है क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड, याद करो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड इन केस ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई, 1/2 बी स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। ऑलराइट, तो ये एनर्जी आपके पास, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड आई, क्या आई, एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। एक टर्म होती है एनर्जी डेंसिटी, कौन सी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम के बारे में पता है, पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 बी स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी लिख लेंगे, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट। जैसे आपने याद करो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी डेंसिटी लिखी थी, ई स्क्वायर
1/2 ई स्क्वायर इंटू एप्साइलन नॉट या हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर लिखा था। हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर कई बार नीट में भी आया है ये क्वेश्चन कि एनर्जी डेंसिटी, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वाली है बी वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी क्या होती है? हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्साइलन नॉट ई स्क्वायर। तो ये है एनर्जी डेंसिटी। तो कई बार एग्जाम में आता है कि जैसे मान लें कि आपके पास जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर्ड होती है, उसकी वैल्यू क्या आती है? एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। लेकिन जो इंडक्टर होता है उसमें भी एनर्जी स्टोर्ड होती है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई? हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो ये कई बार क्वेश्चन में नीट के एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं, नए व्यूअर्स हैं, अगर आपको नीट का प्रॉपर या जेईई मेंस का लेवल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट बनी है, आप चैनल पे जाके वो सारी प्लेलिस्ट एक एक चीज़ें एक एक वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।